कहते हैं कि कामयाबी पाने के लिए बस एक जुनून होना चाहिए, क्योंकि सोच तो हर कोई लेता है। उसी प्रकार सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सब कोई पढ़ लेता है। जी हाँ, अगर आपको जिंदगी में जॉब लेना है तो निश्चित तौर पर आज के टाइम में हर बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको जब तक उनसे आप ज्यादा नहीं पढ़ोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। साथ ही पढ़ते भी सभी को हैं, लेकिन आप भी अगर पढ़ते हो तो आपको पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग भी ना जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो होता क्या है कि हम लोग पिछले साल अगर किसी बच्चों को किसी बैच में कोई चीज पढ़ाए तो नेक्स्ट ही बैच में, अगले ही बैच में कोशिश करते हैं कि उससे थोड़ा और ज्यादा पढ़ाएं, क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम में डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। तो अगर आप अभी ये सोचते हो कि नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बना रहे हैं, जो मेरा पढ़ने का तरीका है वही ठीक है, वही सही है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग बार बार गलती करते हो। क्योंकि अगर आपके तरीके से आपको सफलता 100%, देखो होता क्या है ना कि आप पुराने चीजों से अगर रेस में जाओगे तो इंड तक पहुंच जाओगे, लेकिन पहला तो उसमें वक्त लगेगा और दूसरा आप पहुंचोगे भी तो रेस को हार जाओगे। यहाँ पर कंपटीशन में आपको रेस जीतना है, तो रेस जीतने के लिए एकदम बिल्कुल आपको नई मर्सिडीज कार का जो न्यू मॉडल है आपको उससे चलना होगा। कहने का मतलब कि न्यू कंसेप्ट के साथ नए तरीके से स्मार्ट वे में चलने के लिए आपको रोज नई नई चीजों को पढ़ना होगा और हम लोग के साथ और दूसरे टीचर के साथ भी आपको जुड़ना होगा। तो जब तक आप किसी टीचर को फॉलो नहीं करोगे, उनके साथ जुड़ोगे नहीं, उन पर थोड़ा ट्रस्ट नहीं दिखाओगे, तो कंपटीशन में क्या होता है कि आप खुद से जो पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो। तो इसी से हम लोग आज भी एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं इन्हीं सब बातों को लेकर, है ना। और हमारा जो सेशन है आज स्टैटिक जीके जीएस का सेशन है, सेशन नंबर 39, जिसमें सालू मिस आपके लिए बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आएंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 39 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुंड बांध ये आपका दक्षिण भारत की एक नदी पर बना हुआ है, जो मेनली कहाँ से बहती है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। तो चलिए पहले इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हीराकुंड बांध, ठीक है, ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सी नदी, देखिएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका महानदी पर। महानदी पर ये बांध बना हुआ है। और महानदी मेनली किन राज्यों में बहती है, तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये नदी बहती है। जैसे हम लोग जानते हैं बंगाल का शोक हो जाता है, बिहार का शोक होता है, वैसे ही इसे भी किसी का शोक कहा जाता है इस नदी को। तो कहाँ का, तो इस नदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। उड़ीसा का शोक मतलब होता क्या है ना कि कभी कभी इन नदियों की वजह से उस राज्य में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, और इसी वजह से क्या होता है कि संज्ञा दे देते हैं। जैसे बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोशी नदी को कहा जाता है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये नदी बहती है। दूसरा सवाल आपसे कर सकता है यहाँ पे कि कहाँ पर से, जैसे हम लोग को पता है कि नदी जब भी बहती है तो वो किसी न किसी पर्वत श्रेणी से गुजरते हुए नीचे की ओर आती है। तो ये किस पर्वत श्रेणी से आती है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित, ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित सिहावा पर्वत श्रेणी से, ठीक है, सिहावा पर्वत श्रेणी से यह नदी निकलती है। और यहाँ से निकलते हुए कहाँ पर, तो उड़ीसा का एक शहर है कटक, जो कि बहुत प्रसिद्ध शहर है। छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलकर उड़ीसा के कटक तक होते हुए और वहां पर डेल्टा बनाती है, और डेल्टा बना करके ये नदी किधर गिर जाती है, तो ये नदी गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो आप याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की नदी है महानदी, इस पर आपका कौन सा बांध बना हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। किन राज्यों में बहती है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगर आपसे सवाल करता है कि इसकी सहायक नदी का आप नाम बताइए, तो आप क्या बताइएगा, शिवनाथ हो जाएगा, ठीक है, मांड होगा, जोंक नदी हो जाएगा, तेल नदी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सिहावा भी हो जाएगा, सिहावा। और एक और इम्पॉर्टेंट नाम है ईब।
इतनी सारी क्या है इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां कहने का क्या अर्थ होता है? सहायक नदी कहने का अर्थ ये होता है कि ये आपकी मेन नदी बह रही है और इसमें आसपास से आकर के और भी नदियां बह जाती हैं, इसे ही हम लोग कौन सी नदी कहते हैं? तो सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट हम लोग देखते हैं, जैसे आपसे सवाल यहाँ से बनता है। कैसे बनेगा सवाल? तो ये देखना, आप आपसे सवाल करेगा कि टिहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ पर है या फिर किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध बनाया गया है आपके भागीरथी नदी पर, और ये किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। हीराकुंड बांध तो अभी हम लोग देखिए महानदी पर बनी हुई है, और किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, सरदार सरोवर बांध तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी, और किस राज्य में? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। उसके बाद हम लोग देखते हैं फरक्का बांध, और ये कहाँ है? तो हुगली नदी पर, और हुगली नदी कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल कोलकाता में। नेक्स्ट देखते हैं उड़ी बांध। ठीक है, उड़ी परियोजना भी बहुत प्रसिद्ध है। उड़ी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है झेलम नदी पर, और राज्य आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे? जम्मू कश्मीर। ठीक है, बेसिकली जम्मू कश्मीर अब आपका राज्य नहीं है, ये आपका यूनियन टेरिटरी बन गया है। इंदिरा सागर बांध तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश में। सेकेंड लास्ट कल्लनाई बांध, ये हो जाएगा आपका कावेरी नदी, जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, और कौन से राज्य में हो जाएगा? तो ये होगा आपका तमिलनाडु। और लास्ट वाला देखते हैं दुलहस्ती परियोजना। न जाने कितने सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बने हुए हैं कि दुलहस्ती परियोजना या दुलहस्ती बांध किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा आपका चिनाब नदी, और चिनाब नदी कहाँ है? तो फिर से वही जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा क्या सवाल कर रहा है, निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? लोहा का अयस्क, तो देखिए शायद कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि अयस्क क्या होता है। हाँ, कल वाले सेशन में हम लोग देखे थे कि राजस्थान में आपका लौह अयस्क मिला था। ठीक है, करौली वाले एरिया से लौह अयस्क मिला था। अयस्क क्या होता है? तो देखो, जब आपको कल भी हम बताए थे सेशन में कि आप जब पहाड़ का, पठार का कहीं का भी खुदाई करते हो तो आपको वहां से लोहा मिला, सोना मिला, तांबा मिला, चांदी मिला, जो कुछ भी मिला, तो वो ऐसा नहीं है कि आपका ओरिजिनल रूप में रखा हुआ होता है। ऐसा नहीं है कितना सारा लोहा का ढेर रखा हुआ है, आप उसको उठा करके ले गए और अपना काम कर लिए। वो लोहा के फॉर्म में नहीं होगा, वो मेटल के फॉर्म में नहीं होगा। तो वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है आपका ओर के फॉर्म में। अगर हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ओर। ठीक है, ORE, और इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अयस्क। ठीक है, तो आपको जब आप पत्थर की खुदाई करोगे, पहाड़ की खुदाई करोगे, तो आप मिनरल्स निकालोगे, और उसी मिनरल्स को हम लोग अयस्क कहते हैं, जिसमें धातु की मात्रा ज्यादा होती है। उसी मिनरल्स को, उसी खनिज को हम लोग अयस्क कहते हैं, जिसमें धातु या अधातु की मात्रा ज्यादा होती है। और फिर उस खनिज को हम लोग अलग करेंगे, और इस अयस्क में जब हम काम करेंगे, जब इसके ऊपर वर्क करेंगे, इसका सांद्रण करेंगे, तो फिर क्या होता है? तो इससे क्या निकलता है? धातु। ठीक है, धातु वही होता है। तो अलग अलग अयस्क से क्या निकल रहा है? धातु निकल रहा है। जैसे देखिएगा यहाँ पे आपसे क्या सवाल किया है, निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? मतलब कोई ऐसा अयस्क जिसका आप सांद्रण करते हो तो उसे लोहा निकलना चाहिए। तो देखिएगा हेमेटाइट, ये लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट, ये क्या हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा आपका लोहा का अयस्क। तीसरा देखते हैं सिडेराइट, तो ये भी लोहा का अयस्क है। मतलब इन तीनों पे आप वर्क करोगे तो आपको क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा। जबकि मैलेकाइट इसका अयस्क नहीं होगा। तो लोहा का क्वेश्चन बहुत बार बनता है, आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे कुछ हम लोग और भी अयस्क के बारे में देखते हैं और याद करने का कोशिश करते हैं। लोहा से शुरू किए थे, लोहा का ही देखते हैं पहले। हेमेटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा, सिडेराइट हो जाएगा, जो हम लोग तीनों वहां पर देख के आए। तीन और देखते हैं, लिमोनाइट, ल से लोहा, ल से लीमो, लिमोनाइट भी हो जाएगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, और क्या था एक आपका? सिडेराइट। दो और देखते हैं, आयरन पाइराइट, और क्या हो जाएगा? कैल्कोपाइराइट। इतने सारे क्या है? तो ये आपका लोहा का अयस्क है। इससे हमें क्या प्राप्त होगा? लोहा। सोना का कभी कभी बनता है। एक चीज और आप कभी न कभी सुने होंगे कि सोना जो है आपका मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था बोले तो जैसे लोहा पे आप वर्क करोगे तब आपको लोहा मिलेगा, लेकिन लोहा सोना के साथ ऐसा हो सकता है कि वो आपको ओरिजिनल रूप में भी मिल सकता है, सारा का सारा नहीं, कुछ फॉर्म। लोहा, सोना के बारे में देखिएगा, सिल्वेनाइट। ठीक है, सिल्वेनाइट और काल्वेराइट, यहाँ पे लिख देते हैं सिल्वेनाइट। सिल्वेनाइट जो हो जाएगा आपका सिल्वेनाइट, और एक आपका क्या हो जाएगा? सिल्वेनाइट, और दूसरा हो जाएगा आपका काल्वेराइट। काल्वेराइट, ये दोनों से क्या निकाला जाता है? तो
तो ये दोनों से सोना निकाला जाता है, मतलब गोल्ड निकाला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सोना का अयस्क। उसके बाद फिर देखिएगा तांबा से भी क्वेश्चन बहुत बनता है, क्यूप्राइट, ठीक है, क्यूप्राइट किसका अयस्क है, तो ये हो जाएगा आपका तांबा का, कॉपर का। हाँ, पारा का बनता है, पारा का तो आप एकदम रट के रखना, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता था। सिनेबार, क्वेश्चन ऐसे ही बन के आता था कि सिनेबार किसका अयस्क है, सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार से हम लोग क्या निकाल पाते हैं, पारा। तो ये किसका अयस्क हो गया, पारा का। पारा के बारे में, इसके बारे में और भी याद रखिएगा, पारा का जो सांकेतिक मान है या फिर सांकेतिक जिससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका Hg, Hg। और ये एक ऐसा धातु है जो आपका कमरे की ताप पर जब आप उसको हाथ में लोगे तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, ना कि सॉलिड फॉर्म में। चलिए आगे देखते हैं, इसका देख लेगा यूरेनियम का, इसका अयस्क कौन सा हो जाएगा, तो पिच ब्लेंड और कार्नेटाइट। एल्युमिनियम का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बॉक्साइट हो गया, कोरंडम हो गया, फेल्सपार हो गया, क्रायोलाइट हो गया, ये सब आपके किसके हैं, तो ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम के। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा, मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था, तो देखिएगा हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड व्यक्ति कौन थे, तो ये थे आपके मंगल पांडे। मंगल पांडे आपका, अगर इनके बारे में और भी चर्चा करें तो देखिए ये टेंशन हुआ था क्यों, ये लड़ाई हुआ था क्यों, तो ये तो सबसे पहले तो कारतूस को लेकर के हुआ था। वैसे 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको कोई 5 से 10 मिनट में ये नहीं पढ़ा सकता है। थोड़ा सा फैक्चुअल जानकारी यहाँ पे देखते हैं। 1857 की जिस क्रांति थी, इसे पहली बार स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था, तो ये दिए थे वीटी सावरकर जी। अगर चर्चा करें इसके बारे में तो देखिए सबसे पहले हुआ ही क्यों था, बहुत सारे रीजन रहे थे, एक कोई रीजन नहीं था, बहुत सारा रीजन था। उसमें टैक्स कलेक्शन बहुत बड़ा रीजन बन के निकला था, आपका ये लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो आया था वो बहुत बड़ा रीजन था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रीजन्स थे। भारतीय सेनाओं को समुद्र के पार भेज दिया जाता था। उस समय हम लोग के कल्चर में था कि समुद्र के पार जाने से धर्म का नाश हो जाता है, तो वो चीज था। दूसरा, हमारे भारत में जो कल्चर बन रखा था सती प्रथा का, और भी बहुत कुछ था, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, तो अंग्रेज लोग इस चीज को कर रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था ना कि भारतीयों का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा था कि ये गलत काम कर रहा है। और धीरे धीरे जो छोटा मोटा रीजन था, होते होते एक समय क्या हुआ कि एक तात्कालिक रीजन था और उस वजह से अचानक से हिंसा भड़क गया था। वो तात्कालिक रीजन क्या था, तो ऐसा कहा जाता है कि पहले जो आपका सेना था भारत का, उन लोग को कौन सा राइफल दिया जाता था, ब्राउन बैस राइफल। ठीक है, कौन सा राइफल दिया जाता था, ब्राउन बैस राइफल। लेकिन इंग्लैंड के लोगों ने, इंग्लैंड का सरकार ने एक अलग राइफल बनाया और उसका नाम क्या बनाया गया, उसका नाम क्या था, इनफील्ड राइफल। मतलब हुआ क्या कि जो सेना ब्राउन बैस राइफल यूज कर रहा था, उसके जगह पर उसको एक नया राइफल मिला और उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था आपका एनफील्ड राइफल। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, एनफील्ड राइफल नाम था। अब इसमें था क्या, तो इस राइफल में जो कारतूस भरा जाता था, ठीक है, इस राइफल में जो कारतूस भरा जाता था, और कारतूस भरने से पहले इस राइफल के कुछ पार्ट को मुंह से खोल के हटाना होता था। और उसको जब हटाना होता था तो ऐसा अफवाह उड़ा था, अब ये सच था नहीं था वो अलग बात है, ऐसा अफवाह उड़ा हुआ था कि उसमें जो आपका, जिसको आप मुंह से काट के निकालते हो, उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। और जो बंगाल का 34 इन्फेंट्री था, मतलब जिसके ये सेना थे, उन लोग मैक्सिमम लोग ब्राह्मण हुआ करते थे। तो ब्राह्मण लोग तो और भी ये सब चीज से दूर रहता था, और इसीलिए अचानक से हिंसा क्या हुआ था, भड़क गया था। और उसके बाद सबसे पहले जो आपका विद्रोह किया था, ये कौन थे, तो ये थे आपके मंगल पांडे, जो किस वर्ण से, किस जाति से आते थे, तो ब्राह्मण जाति से आते थे। और जब हिंसा भड़का था तब इनके द्वारा क्या किया गया, तो एक आदमी की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और कब किया गया था, 24 मार्च 1857 को क्या किया गया था, तो एक था आपका कर्नल बाग। ठीक है, देखिएगा, मेजर ह्यूसन, एक नाम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इनका नाम, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्टिनेंट बाग। ठीक है, ये बाग आपका टाइगर वाला नहीं है, लेफ्टिनेंट बाग। और एक हो जाएगा आपका कर्नल ह्यूसन। ठीक है, ये दोनों को गोली मार दिया गया। कब मारा गया, 24 मार्च 1857 को। किसके द्वारा मारा गया, मंगल पांडे के द्वारा। और मंगल पांडे के द्वारा जब इनको गोली मार दिया गया, और उस वजह से 8 अप्रैल 1857 को क्या किया गया, तो मंगल पांडे को
मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। और मंगल पांडे को फांसी देने के बाद हिंसा शांत नहीं हुआ और भी भड़क गया। जब सब लोग देखे कि मंगल पांडे देश के लिए शहीद हो गए, तब लोग बहुत इनके सपोर्ट में आ गए और फिर यहाँ से हिंसा बहुत ज्यादा भड़क गया था। इसमें देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि जब आपका 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ब्रिटेन के पीएम, ठीक है, तो कौन थे? तो ये थे आपके पार्मस्टन, ठीक है, पार्मस्टन। आपसे पूछेगा कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, इसी के बाद भारत का वायसराय आ जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तीसरा पूछेगा कि क्या इस समय मुगल बादशाह हुआ करते थे? तो हाँ, होते थे। और ये लास्ट पीरियड था मुगल बादशाह का। जो मुगल बादशाह 1526 से स्टार्ट हुआ था, इसका 1857 में लास्ट शासक कौन था? तो इनका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ये लास्ट मुगल बादशाह यहाँ पे थे, बहादुर शाह जफर। ठीक है, और इनको नेतृत्व किया गया था, मतलब इनको लीडर बनाया गया था। एक चीज और, ये जो आपका संग्राम था, इसका प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक था कमल और रोटी। कमल और रोटी इसका प्रतीक था। तो चलो आप ये भी याद रखोगे। यहाँ पे कुछ हम लोग फैक्चुअल जानकारी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 1857 में ही। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कुछ देखते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले तो मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे संबंधित थे। ये क्वेश्चन इस बार शायद बिहार दरोगा में या फिर इसे मतलब बिहार के किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है। किससे संबंधित है? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। और आप याद रखिएगा कि इस नेटिव इन्फेंट्री में जो सेना का आदमी था, मैक्सिमम ब्राह्मण जाति का ही था। उसके बाद आइएगा 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। 3 अलग अलग डेट आ रहा है, आप सबको याद रखिएगा। 1857 की क्रांति की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग का। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग का। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो हम लोग अभी देख लिए, लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन का पीएम कौन था? पार्मस्टन। अपने बिहार का नेतृत्व कौन किया था? तो वीर कुंवर सिंह। और कानपुर का नेतृत्व कौन किया था? तो नाना साहब, इन्हीं को तात्या टोपे भी कहते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? जब हमें चोट लगती है और जब ब्लीडिंग होने लगता है, तो वो ब्लीडिंग कैसे रुकता है? ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, अगर हम अपने ब्लड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर हम अपने ब्लड के बारे में बात करते हैं, तो ब्लड जो है आपका मेनली 2 मेजर कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। ब्लड जो है 2 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक हो जाएगा आपका लिक्विड पार्ट, ठीक है, एक हो जाएगा आपका लिक्विड पार्ट एंड एक हो जाएगा आपका सॉलिड पार्ट। सॉलिड मतलब ये नहीं है कि पत्थर टाइप का होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट जो रहेगा ये आपका लगभग कितना परसेंट होता है? 55%। और आपका सॉलिड पार्ट लगभग कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका 45%। चलिए अब देखिएगा, जो लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, लिक्विड पार्ट, इसमें मेनली कौन सा कंपोनेंट होता है? तो ये होता है आपका प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। और जो आपका सॉलिड पार्ट होता है, इसमें क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है, और क्या होता है? और होता है आपका प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी को क्या कहते हैं? तो आरबीसी को आपका एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? तो डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। चलो ये तो ब्लड का कंपोनेंट हुआ। आपसे सवाल किया कि चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं जमने में कौन सा मदद करता है? तो ये मदद करता है आपका प्लेटलेट्स। सबसे पहले देखिएगा, आरबीसी का मेनली काम क्या होता है? तो आरबीसी में ही आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। और आरबीसी क्या करता है कि पूरे बॉडी में पूरे ब्लड में क्या करता है? ऑक्सीजन और CO2 का, या फिर आप एक शब्द में कह सकते हो गैसों का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका आरबीसी में स्थित
हीमोग्लोबिन के द्वारा। दूसरा देखिएगा WBC। WBC का क्या काम है अपने बॉडी में, तो ये हमारे बॉडी को क्या करता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अपने बॉडी में कोई भी वायरस आ रहा है, कोई प्रोटोजोआ आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है, तो उससे प्रोटेक्शन कौन देता है हम लोग को, तो ये देता है आपका WBC। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेनली क्या काम का होता है, तो यही काम करता है ब्लड को जमाने का, मतलब ब्लड क्लॉटिंग करवाने का मेजर काम किसका होता है, तो ये होता है आपका प्लेटलेट्स का। अब ऐसा नहीं है कि अपने बॉडी के अंदर ये ब्लड क्लॉटिंग करवा देगा, अगर अंदर क्लॉटिंग करवा देगा तो मर जाएंगे ना, क्योंकि ब्लड एनी टाइम 24/7 क्या होता है, तो फ्लो करते रहता है और ऑक्सीजन का परिवहन करते रहता है। तो प्लेटलेट्स अपना काम मतलब ब्लड क्लॉटिंग का काम कहाँ पर करवाता है, तो ये करता है बॉडी के बाहर, मतलब आप बोल सकते हो आउटसाइड ऑफ बॉडी। जब भी हमें कहीं पे चोट लगती है, जब हम इंजर्ड हो जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ब्लीडिंग होता है, और ब्लीडिंग कुछ देर बाद होने के बाद खुद ही रुक जाता है। तो कैसे रुक जाता है, तो खुद ही नहीं रुकता है, यहाँ पे वर्क होता है। अब ये बहुत लंबा इक्वेशन हो जाता है अपने आप में कि कैसे कैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है, कैसे आपका फाइब्रिनोजन बनता है, कैसे थ्रोम्बिन बनता है, प्रोथ्रोम्बिन बनता है, WBC क्या हेल्प करता है, तो ये सब अपना आप में बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। यहाँ पे आप याद रखोगे कि ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहले तो क्या काम आएगा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। दूसरा और भी कुछ ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है, तो आप कभी ना कभी जरूर पढ़े होंगे विटामिन के। विटामिन के हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि विटामिन के खाना चाहिए, और ये हरी सब्जियों में होता है। अगर आप विटामिन के प्रॉपर मात्रा में खाते हो, तो अगर आपका शरीर में कहीं भी कट पर लगता है, तो वो अच्छे से क्लॉटिंग हो जाएगा। तीसरा एक चीज़ और चाहिए होता है, एक आपका मिनरल्स चाहिए होता है, ठीक है, मिनरल्स। और मिनरल्स में कौन सा मिनरल चाहिए होता है, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम भी होता है, ये भी चाहिए होता है, किस लिए, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए। आप बोलिएगा कि भाई मेरे दांत में तो बहुत कैल्शियम है, मेरे हड्डी में भी बहुत कैल्शियम है, तो नहीं, उस कैल्शियम का जरूरत नहीं पड़ता है। कौन से कैल्शियम का जरूरत पड़ता है, तो ब्लड में घुला हुआ। तो इसलिए दूध वगैरह भी पीना चाहिए, केला वगैरह खाना चाहिए, उससे हमारे ब्लड में भी क्या होती है, तो कैल्शियम की मात्रा आती है। तो आप इस तीनों चीज को याद रखिएगा कि तीनों चीज जरूरी है, किस चीज के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा, ओजोन परत किस मंडल में है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपसे पूछा कि ओजोन परत किस मंडल में है। देखिए, अगर आप छोटा सा, अगर आप अपना अर्थ बनाते हो कि चलो ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर क्या है ना, कि आपका वायु है, ठीक है, वायु का घेरा है। ऐसा ऐसा बहुत सारा परत है, कितनी परत है, 5 परत। अगर आप इसको मान लेते हो कि ये हमारा अर्थ है, तो ये सारे क्या है, तो ये सारा आपका क्या है, तो ये सारा आपका वायुमंडल है, और यहाँ पे पूरे के पूरे क्या हो रहे हैं, गैसों का जमाव है, ठीक है। ये लगभग कितनी एरिया तक ये आपका फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा लगभग 10,000 किलोमीटर स्क्वायर तक वायुमंडल आपका फैला हुआ है। सबसे ज्यादा कौन सा गैस है वायुमंडल में, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, लगभग कितना परसेंट, 78%। उसके बाद फिर आते हैं सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है, तो सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, और ये कितनी मात्रा में है, तो ये हो जाएगा आपका 20.93%। और फिर एक हो जाएगा आपका ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन होता है आपका, और भी होता है CO2, हाँ CO2 कितना हो जाएगा, 0.03%। और फिर आपका अदर में और भी बहुत सारे गैस होते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा वायुमंडल, ठीक है। इसकी कितनी परतें होती हैं, तो इसके 5 परत होते हैं। सबसे पहला वाला परत क्या कहलाता है, तो ये होता है आपका क्षोभ मंडल, ठीक है। दूसरा वाला क्या होता है, ये थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ऐसे दिखेगा नहीं आपको, देखिएगा। वैसे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि ओजोन परत जो है ये किस मंडल में है। चलिए पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक हम लोग से बन जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, चलिए सही है। चलिए देखिएगा, अब देखिए ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के ऊपर ही पूरा बना हुआ है, ये पूरा चारों ओर होता है। ये कौन सा मंडल हो गया, तो ये हो गया आपका क्षोभ मंडल। तो पहले तो कभी कभी क्रम ही पूछ सकता है कि आप क्रम से जाओ, तो सबसे ऊपर हो जाएगा क्षोभ मंडल, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका समताप मंडल, फिर हो जाएगा आपका मध्य मंडल, फिर होगा आपका आयन मंडल, एंड लास्ट होगा आपका बाह्य मंडल या बहिर्मंडल भी लिखा हुआ मिलता है, और इसके बाद अपना
अंतरिक्ष ही अंतरिक्ष फैला हुआ है। अब इसमें आपसे कुछ फैक्चुअल जानकारी पूछ सकता है कि कहाँ पर क्या होता है। तो देखिएगा, आप जो देखते हो कि जो आपका बारिश वगैरह होता है, बादल गरजता है, ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका क्षोभ मंडल में। क्या चीज? तो वर्षा। ठीक है, वर्षा होता है यहाँ पे। और क्या होता है? तो बादल यहीं गरजता है। तीसरा, इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। कौन सा मंडल? संवहन मंडल। तो क्वेश्चन बनेगा तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा कि अर्थ के पास संवहन मंडल कहाँ होता है, तो क्षोभ मंडल को ही क्या कहा जाता है? संवहन मंडल कहा जाता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं समताप मंडल के बारे में। जैसा नाम है वैसा इसका काम भी है। समताप मतलब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे समान ताप होता है। ठीक है, समान ताप मतलब यहाँ पे कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं होती है। अदर एक्टिविटी मतलब क्या? तो वर्षा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, बादल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं गरजता है, या फिर बिजली चमकने जैसा जो भी काम होता है वो समताप मंडल में नहीं होता है। और इसीलिए चूंकि यहाँ पे समान ताप है, कोई अदर एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती है, इसी वजह से जो आप देखते हो कि आपका जहाज चल रहा है, वायुयान चल रहा है, ठीक है, रॉकेट चल रहा है, वो सारा किस मंडल में चलता है? तो समताप मंडल में ही चलता है। आप एक चीज और याद रखोगे कि समताप मंडल को आप देख रहे हो ना, इसी में एक आपका पतला सा लेयर है। ठीक है, और इस लेयर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस लेयर को हम लोग जानते हैं ओजोन लेयर के नाम से, ओजोन परत। ठीक है, कहा जाता है कि सूर्य से जो आपका कौन सा किरण आ रहा है? तो पराबैंगनी किरण आ रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। उसको कौन रोक देता है यहाँ पर से? तो जो ओजोन परत है वो क्या करता है? सूर्य के पराबैंगनी किरणों को हमारे तक आने से पहले ही रोक देता है, तो हमारे लिए वो अच्छा काम कर रहा है। तीसरा होता है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल देखिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो भी अंतरिक्ष से जो भी उल्का पिंड आते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष से जो भी उल्का पिंड आती है उसको कौन नष्ट कर देता है? तो मध्य मंडल में ही ये नष्ट हो जाता है। और वही कभी कभी नष्ट नहीं होता है तो अपने अंदर में एंट्री कर जाता है, तो उसी को कुछ लोग क्या बोलते हैं कि देखो तारा टूट रहा है। तारा नहीं टूटता है, ये होता है आपका उल्का पिंड होता है। आयन मंडल देखें तो यहाँ पे क्या होता है? रेडियो तरंग आपका यहीं पर रहता है। ठीक है, रेडियो तरंग। और ये हो गया आपका सबसे ऊपर वाला लेयर, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा आपका बाह्य मंडल। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यही था कि आपका ओजोन लेयर किस मंडल में है, तो ये कौन सा मंडल हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका समताप मंडल। ठीक है, आंसर लगा लीजिएगा आप खुद से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस राज्य में है? ठीक है, ये आपका क्या हुआ कि आपका एक नया रिकॉर्ड बन गया। और पिछला वाला जैसा हम लोग देखे थे पिछले वाले सेशन में कि जापान कुछ खास काम नहीं किया, या फिर जर्मनी कुछ खास काम नहीं किया, सॉरी वहां पे उल्टा हो गया, जर्मनी कुछ खास काम नहीं किया। हुआ क्या कि जापान का जो मुद्रा था, क्वाइन था, येन, वो थोड़ा सा पीछे हो गया, तो जर्मनी फर्स्ट पे आ गया। यहाँ पे भी वही हुआ। जो चीज का खिताब कह सकते हो, ये किसको प्राप्त था? गोरखपुर को। यूपी का एक स्टेशन गोरखपुर को सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने का खिताब प्राप्त था। अब वो उसे छीन गया। कैसे? वो छोटा हो गया क्या? नहीं, प्लेटफॉर्म कैसे छोटा होगा? क्या हुआ कि कर्नाटक के हुबली में एक सिद्धारमैया, ठीक है, क्या स्टेशन का नाम है? सॉरी, सिद्धारूढ़ नाम है। सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, और वो प्लेटफॉर्म लगभग, ठीक है, कहीं 1507 भी लिखा हुआ मिलता है, आप लगभग में लेके चलना। कितना लंबा हो गया? 1505 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। और ये कहाँ बनाया गया? तो कर्नाटक के हुबली में। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्नाटक के हुबली में। कर्नाटक के हुबली में। स्टेशन का नाम क्या है? तो स्टेशन का नाम है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1505 मीटर। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट नंबर पे हो गया। और जो फर्स्ट नंबर पे था वो वाला आ गया कहाँ पे? तो वो वाला आ गया आपका सेकंड नंबर पे। और जो उसकी लंबाई कितनी थी? तो उसका था लगभग 1366 मीटर। ठीक है, कहाँ का? तो ये हो जाएगा आपका यूपी। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में बात करें तो यहीं पे आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में किसका मुख्यालय है? इसरो का मुख्यालय है। ठीक है, कर्नाटक के सीएम अभी कौन बने हैं? तो सिद्धारमैया बने हैं। और कहाँ के पार्टी के हैं? तो ये हो जाएगा आपका कांग्रेस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिएगा, बिहार के किस जिले में शहरी आबादी सबसे कम है? अपने बिहार का बात आया। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 22 मार्च 1912 को। ठीक है, यहाँ इस समय अपना बिहार का स्थापना हुआ था। बिहार में आपका देखो, बिहार में गरीबी बहुत ज्यादा है, शिक्षा बहुत कम है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है।
उसका बहुत सारा रीजन है कि बिहार का जो भी फर्टाइल एरिया था, बिहार का जो भी मिनरल्स रिच एरिया था, वो या तो झारखंड में चला गया या फिर आपका उड़ीसा में चला गया। तो यही सब रीजन है। ऊपर से अपने बिहार का सरकार का ये हाल है कि कोई कंपनी आना नहीं चाहता है। तो ये सब बहुत कुछ रीजन हो गया अपने बिहार के पिछड़ने का। नहीं तो देखो कि जब आप इतिहास पढ़ते हो, हम लोग जो अपने क्लास में इतिहास पढ़ाते हैं, तो मगध अपने बिहार से इतिहास शुरू होता है। साम्राज्य बनना शुरू कहाँ से होता है? वो अपने बिहार से होता है। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कहाँ से गए थे? तो वो भी अपने बिहार से ही गए थे। हमारे देश में सबसे पहला जो राजा बना था, वो भी कहाँ से बना था? तो अपने बिहार का बना था। खैर, फिर से सही होगा अपने बिहार का स्थिति। चलिए आते हैं बिहार पे। 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो पटना, ठीक है। बिहार में अभी कितने जिले हैं? तो बिहार में अभी 38 जिले हैं। आपसे सवाल करेगा कि 38वें नंबर का कौन है? तो 38वें नंबर का है अरवल, ठीक है। अरवल कब बना था? तो 2001 में बना था। किससे अलग होकर के बना था? तो ये हो जाएगा जहानाबाद से अलग होकर के बना था, ठीक है। चलिए दूसरा चीज आप और क्या याद रखोगे? आप यह याद रखोगे कि बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो प्रमंडल की संख्या हो जाएगी क्या? 9, ठीक है। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 101, 101, ठीक है। और बिहार में ब्लॉक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रखंड, इसकी संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 534, ठीक है। 534। बिहार के सीएम कौन है? तो 9वीं बार पद का शपथ ले चुके हैं। कौन? तो सीएम नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अभी यहाँ विधानसभा के एक नए अध्यक्ष बने हैं, अवध बिहारी चौधरी के स्थान पर नंद किशोर यादव, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपसे सवाल क्या किया था? एक चीज आप और याद रखना कि बिहार का जो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा जिला, ये हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? बिहार का जो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका शिवहर, ठीक है। सबसे छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शिवहर। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? किस जिले में शहरी आबादी सबसे कम है? तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शिवहर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नए संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? सबसे पहले तो आइएगा नए संसद भवन के बारे में। तो इसका आधारशिला कब रखा गया था? तो 10 दिसंबर 2020 को, ठीक है। इसका उद्घाटन कब किया गया? ठीक है, तो ये किया गया हमारे मोदी जी के द्वारा। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और ये कब किया गया? तो 28 मई को, ठीक है। 28 मई 2000 क्या हो जाएगा? 23। मतलब 3 साल भी नहीं लगा था, क्योंकि ये दिसंबर में स्टार्ट हुआ और ये मई में ही हो गया। लगभग 2.5 साल के अंतर पे इसका उद्घाटन भी हो गया। किसके द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा आपका मोदी जी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री। क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो लगभग 6500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि अपना जो संसद भवन है, ये आपका त्रिभुजाकार श्रेणी में बना हुआ है, और तीनों कोना पे क्या है? तो अलग अलग दरवाजा है। आपसे इस दरवाजा का नाम भी पूछ सकता है, क्योंकि अलग अलग नाम दिया गया है। कर्म द्वार, शक्ति द्वार, और क्या हो जाएगा? ज्ञान द्वार, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो देखिएगा कौन सा द्वार हो जाएगा? कर्म द्वार, शक्ति द्वार, और आपका ज्ञान द्वार। अगर आपसे पूछेगा कि कितने फ्लोर का बना हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 4 मंजिला। अब आपसे सवाल क्या किया है? तो सवाल किया है आपका कि नए संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो फिर से यहाँ पे देखिएगा, लोकसभा में टोटल 888 सीट बनाया गया, और किस थीम पर बना हुआ है? तो मोर के थीम पर। जब आप न्यूज देखिएगा कभी, उसमें दिखाएगा लोकसभा, तो देखिएगा कि जो पूरा डिजाइन वगैरह है ना, वो आपका मोर के थीम पे बना हुआ है। उसके बाद देखिएगा, अगर आपसे सवाल करता है राज्यसभा में टोटल कितना सीट बनाया गया? 384। और ये किस थीम पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपका कमल के थीम पर। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, उतना ही सीट हो जाएगा, 8 4 12, ठीक है, 16 1 17, तो कितना हो जाएगा? 1272। टोटल सीट कितना हो जाएगा? 1272, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और अपना वही पॉलिटी वाला सेशन जो हम लोग लेकर के चल रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग भाग 1 देखे थे। एक में आपका 1 2 3 4 अनुच्छेद आया था, जो राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा था। भारत में कितने राज्य हैं और संख्या अनुच्छेद 1 में था।
अनुच्छेद 2 में क्या था कि किसी बाहरी वाले राज्य को हम अपने भारत में कैसे मिलाएंगे, 2 में था। 3 वाला क्या था कि आपको कोई भी परिवर्तन करना है उस राज्य में, उस क्षेत्र में जो ऑलरेडी भारत का हिस्सा है, वहां पे 3 का चर्चा किया गया। 4 में क्या था, तो 2 और 3 में संशोधन करने के लिए कोई जरूरी अनिवार्य नहीं है कि आप उसमें संशोधन करोगे, ये 4 हो गया। भाग 2 में हम लोग क्या देखे थे, नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान। 5 में क्या था, नागरिकता की परिभाषा। 6 में क्या था, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आके नागरिकता लेना चाहता है, अभी नहीं, 19 जुलाई 1948 तक का, तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगा। उसके बाद क्या था, 6-7 में था कि भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति भारत आता है तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। 8 में क्या था कि आप विदेश में रहते हो तो आपका नागरिकता बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, कब तक बना रहेगा, ये सब कुछ था। 9 में क्या था, आप किसी और देश की नागरिकता लेते हो तो आपका नागरिकता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 10 में क्या था, आपकी नागरिकता कब तक बनी रहेगी, किस सिचुएशन में खत्म हो सकती है, ये चीज था। 11 में क्या था, नागरिकता संबंधी अधिकार कानून कौन बनाएगा, तो ये बनाएगा संसद, और संसद का कौन सा मंत्रालय, तो ये हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय। आज के समय में अगर किसी को नागरिकता लेना है या किसी का नागरिकता खत्म करना है तो किस अधिनियम के तहत होगा, नागरिकता अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग। तो ये आपका हुआ कहाँ तक हुआ, 11 तक। फिर हम लोग भाग 3 पे आए थे, और भाग 3 अपने आप में बहुत बड़ा था, एक्सप्लेन किए थे हम पिछले वाले वीडियो में। भाग 3 इसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसमें मौलिक अधिकार दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई। 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है कि राज्य कौन होगा, बिहार यूपी महाराष्ट्र को साइड करते हैं, वैसा संस्थान जिससे लोग को मूल अधिकार में हनन हो सकता है, कर सकता है, वो हो जाएगा आपका राज्य का परिभाषा, वहां पे बताए थे। जैसे संसद हो जाएगा, विधानमंडल हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा, बीपीएससी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बैंक वगैरह आपका राज्य हो गया। 13 में क्या था, अल्पीकरण, कोई वैसा रिचुअल जो हमारे मौलिक अधिकार को कम करता है उसको सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद 13 के माध्यम से खत्म कर सकता है। 14 में था सरकारी नौकरी में, नहीं 14 में क्या था, तो ये था आपका कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या था, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या था, तो इसमें था लोक नियोजन में समानता, सरकारी नौकरी में समानता। 17 में क्या था, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या था, तो उपाधियों का अंत। और आज हम लोग चलेंगे कहाँ पर, तो ये चलेंगे 19 में। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको बांट के हम बता दिए थे पिछले वाले सेशन में। यहाँ पे आइएगा, देखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ से कहाँ तक में, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आपका 19 से 22 तक के बीच में किस चीज का अधिकार, किस चीज का चर्चा किया गया, तो ये हो जाएगा आपका किस चीज का, स्वतंत्रता का। 14 से 18 के बीच समानता था, 19 से 22 के बीच, आप पिछला वाला सेशन देखिएगा आपको वो सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं हम लोग 19 से 22 के बीच में, देखिएगा 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, ये चारों पांचों में किस चीज का चर्चा किया गया, तो ये चर्चा किया गया है स्वतंत्रता का। सबसे पहले 19 में आते हैं। 19 में क्या बोलता है, तो इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 बोलता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे आप आज के टाइम में देखो ना, जैसे ये आपको इंस्टा पे देखने को मिलेगा कि लोग मोदी जी का भी मीम्स बना रहे हैं, उनके आवाज में कुछ कुछ गाना वगैरह कर देते हैं। वो सब हम लोग क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। मीडिया वाला ये कुछ भी कैसे बोल देता है, क्योंकि आर्टिकल 19 का यूज करता है। हम और आप अपना बात रख पाते हैं सरकार के खिलाफ भी, सरकार के सपोर्ट में भी, तो वो भी किस माध्यम से, तो आर्टिकल 19 के माध्यम से। और आर्टिकल 19 को संविधान का मौलिक अधिकार का रीढ़ भी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार का रीढ़ किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आर्टिकल 19 को। देखिएगा आर्टिकल 19 आपका अपने आप में बहुत सारा पावर है इसमें। आप ये देख सकते हो कि 19 में भी 6-7 प्रकार का मौलिक अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। चलिए 19 में सबसे पहले तो देखते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सबसे पहले तो आप यही लिख लीजिएगा कि अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद सेकंड पॉइंट में इसके अंतर्गत भी बहुत सारी स्वतंत्रता हैं। जैसे कौन कौन, तो पहला तो यही हो जाएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा हो जाएगा सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा, और ये सारा आप क्रम से याद रखिएगा, पहला क्या हो जाएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए पहले आपको बोलने का अधिकार दे रहा है, उसके बाद आपको सभा करने का अधिकार दे रहा है। सभा मतलब आप 4-5 लोग मिलकर के सभा कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। ये कहाँ पर है, तो ये आपका 19 का 2 में है, ठीक है। तीसरे में आते हैं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। बेसिकली इसको रोमन में लिखना चाहिए था, वो ज्यादा बेटर होता। 19 का ए,
ठीक है। उसके बाद फिर 19 के 2 में क्या बोलता है, सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा क्या बोलता है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये किस चीज में, 19 का 3 में। 19 का 4 क्या बोलता है, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये आपका 19 का 4 में है। 19 का 5 में क्या क्या दिया हुआ है, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। जैसे आप बिहार के निवासी हो, आप कल जाकर के यूपी में रहने लगते हो, पंजाब में रहने लगते हो, तो आप किस अधिकार के माध्यम से रह रहे हो, तो 19 का 5 यूज करके। 19 के 6 में क्या है, तो किसी भी तरह के व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता, ये कहाँ पर है, तो ये है आपका 19 का 6 में। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 20। अब देखिएगा बहुत लोग को 20 और 22 में कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे, सबसे पहले तो 20 में देखिए क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 22 में क्या है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। तो सबसे पहले आप इसको याद करने का एक ट्रिक देख लीजिए। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि पहले आप कुछ दोष करिएगा, दोष बोले तो कोई गलती, जब तक आप कोई गलती नहीं करोगे आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो इससे आप याद रखिएगा कि आपका पहले दोष सिद्धि हो जाएगा और फिर दूसरा हो जाएगा गिरफ्तारी। तो 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब अगर पुलिस आता है और आपको अरेस्ट करके ले जाता है तो वो आपको बाध्य नहीं कर सकता है कि आप अपना जुर्म कबूल लो। आप गलत किए हो या गलत नहीं भी किए हो, फिर भी आपको पुलिस प्रेशराइज नहीं करेगा, वो आपका कोर्ट के सामने होता है जो कुछ भी होता है। तो यहाँ पे है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब जिसको भी अरेस्ट किया गया है उसका भी कुछ कुछ अधिकार दिया है। ये चीज कहाँ बताया गया है, 20 में। उसके बाद आइएगा 21, सबसे इंपॉर्टेंट, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसी के अंतर्गत क्या आता है, तो जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, ठीक है, ये सारा आपका कहाँ आता है, अनुच्छेद 21 में। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। 19 में क्या है, तो 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें भी 6 प्रकार का स्वतंत्रता है। 20 में क्या है, दोष सिद्धि में संरक्षण, मतलब जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसको भी बहुत सारे अधिकार मिलेंगे, उस पर कोई भी प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। 21 क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसी के अंतर्गत आता है निजता का अधिकार। जैसे रामदेव बाबा का एक बार बहुत वायरल हुआ था, वो पता नहीं क्या सलवार सूट पहन के कहीं से भागे थे और फिर केस किए थे कि हम सो रहे थे, तो सोने का अधिकार भी आपका इसमें आता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आप अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाते हो, आपका जबरदस्ती कोई पासवर्ड पूछ नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि आपके पास अधिकार है आर्टिकल 21, ठीक है। आप पढ़ना चाहते हो कुछ भी, जैसे विवाह करने का ही अधिकार है, आप कहीं किसी से शादी करना चाहते हो, तो ये सब आर्टिकल आपका, इसमें बहुत लंबा चौड़ा सब कुछ बताया गया है कि आपका कौन सा अधिकार होगा कौन नहीं होगा। उसके बाद आइएगा 21 का एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी आप इस टाइप का लिखा हुआ देखोगे ऐसा, तो ये चीज समझ लेना कि ये संविधान में पहले से नहीं था, इसको संविधान में बाद में डाला गया, ठीक है। तो देखिएगा क्या इसमें डाला गया, तो अनुच्छेद 21 में एक संशोधन किया गया। कब किया गया, तो 86वां संशोधन और 2002 ईस्वी में, ठीक है। 86वां संशोधन 2002 ईस्वी में 21 के बाद एक आर्टिकल जोड़ दिया गया जिसको हम लोग 21A के नाम से जानते हैं। इसमें क्या प्रावधान किया गया, तो इसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को सरकार क्या करेगा, राज्य क्या करेगा, अनिवार्य शिक्षा देगा, ठीक है। और चूंकि 6 से 14 साल का बच्चा है तो उसका प्रारंभिक शिक्षा ही रहेगा, तो अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, आर्टिकल 21 का ए में लिखा हुआ है। 22 में क्या है, तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। जिसको भी गिरफ्तार किया जाएगा उसका भी अपना बहुत सारा राइट्स होता है, वो सब चीज का डेफिनेशन कहाँ दिया गया, तो ये दिया गया है 22 में। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। 19 में 6 प्रकार का अधिकार है। पहला था वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा था सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा था आपका सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चौथा में था आपका चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, और अगर आप चारों ओर घूमने जाते हो तो आप निवास भी कर सकते हो, तो 5वें में था निवास करने का अधिकार, और छठा में क्या था, आप कहीं अगर निवास कर रहे हो तो आप व्यवसाय भी कर सकते हो, ऑक्यूपेशन भी कर सकते हो, तो ये था आपका छठा में किसी भी पेशा को अपनाने की स्वतंत्रता। 20 में क्या था, दोष सिद्धि में संरक्षण। उसके बाद 21 में आता है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल हुआ, वहां पे आपका फ्री इलाज हो रहा है, किस आर्टिकल के माध्यम से, अनुच्छेद 21 के माध्यम से। 21 का ए बाद में जोड़ा गया। 86वां संशोधन 2002 ईस्वी, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। 22 में क्या है, तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। चलिए यहाँ पे अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद फैक्ट के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।